हेलो, नमस्कार। मैं एडवोकेट आकाश तिवारी अपने इस चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्रिमिनल ट्रायल का सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसमें एफआईआर कैसे होती थी, कैसे करना एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या प्रोसीजर रहता है पुलिस के द्वारा, और उसको नोटिस कैसे इशू करना है, किस सेक्शन में नोटिस भेजना है किसी को थाने पे बुलाने के लिए, और ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेकेंड पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम कोर्ट में ट्रायल कैसे होता है उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दायर करने के बाद आरोपी पर क्रिमिनल केस ट्रायल शुरू हो जाता है। पुलिस जब पूरी अपनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह कंप्लीट कर लेती है तो क्या करती है, एक चार्जशीट होता है जिसमें पूरी डिटेल्स होती है कि कैसे एफआईआर क्या है, क्या क्या घटना कैसे घटित की गई, नक्शा मौका, जो हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। सारे डिटेल्स होती हैं जिसको हम चार्जशीट कहते हैं। ये कोर्ट में दाखिल की जाती है पुलिस के द्वारा, जो विवेचना करता है उसके द्वारा कोर्ट में। यदि चार्जशीट और बयानों को देखने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी के ऊपर केस चलाने लायक पर्याप्त आधार नहीं है, जब यहाँ से कोर्ट में चार्जशीट सबमिट हो जाती है तो मजिस्ट्रेट उसका प्रसंज्ञान करता है और उसको वाचसीन करता है कि हाँ, इस पे जो पुलिस ने चार्जशीट सबमिट की है उस पे केस चलने लायक है, ट्रायल चलने लायक है। प्रथम दृष्टया मामला क्या बनता है, प्राइमा फेसिया की केस बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो इस पे वो विचार करता है, चार्जशीट को देखता है, उसके बाद फिर डिसीजन लेता है। जिस पर आरोपी के खिलाफ चार्ज लगाकर केस को आगे चलाया जा सकता है, तो मजिस्ट्रेट आरोपी को बीएनएसएस की धारा 262 के तहत, अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि हाँ केस चलाया जा सकता है, तो 262 के तहत सेशन कोर्ट द्वारा, अगर सेशन कोर्ट का मामला, जैसे कुछ हीनियस क्राइम जो होते हैं वो सेशन कोर्ट में उसका ट्रायल चलता है, तो सेशन कोर्ट द्वारा बीएनएसएस की धारा 250 के तहत, और अगर कंप्लेंट केस है जो मजिस्ट्रेट ट्रायल होता है, तो बीएनएसएस की धारा 268 के तहत जो एक्यूज रहता है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर लग रहा है कि हाँ, प्रथम दृष्टया मामला क्या है, कैसा है, बन रहा है, नहीं बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है चार्जशीट को देखने के बाद, तो क्या करते हैं कि हाँ, मजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज कर देते हैं उस केस से, और वो कार्रवाई जो प्रोसीडिंग रहती है वहीं रुक जाती है। और यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि केस चलाने के पर्याप्त आधार है, अगर चार्जशीट के बाद उसको लग रहा है कि हाँ, केस चलाने के जो भी एविडेंस है, ट्रायल शुरू करने लायक है, तो ट्रायल आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आरोपी या उसके अधिवक्ता को चार्जशीट जो दायर की वहाँ पेश की जाती है, जो पुलिस द्वारा न्यायालय में सबमिट की जाती है, उसकी जो भी कमी है उसकी एक प्रतिलिपि अधिवक्ता को, आरोपी के अधिवक्ता को बीएनएसएस की धारा 230 के तहत आवेदन करके उन दस्तावेज की कॉपी कोर्ट से, वो जो आरोपी का एक्यूज का एडवोकेट है, अधिवक्ता है, वो ले सकता है। और अगर उसमें लग रहा है कि हाँ, कुछ कमी है इस चार्जशीट में वाचन करने के बाद, तो वो क्या, ऑर्डर शीट जो होता है, ऑर्डर शीट में लेखबद्ध करवा सकता है, जिससे कि जो वे बातें जो कल को केस में फाइनल आर्गूमेंट के समय आरोपी के खिलाफ लग जाए। इसीलिए चार्जशीट को जो एक्यूज के अधिवक्ता रहते हैं वो वाचन करते हैं। अब हमने यहाँ पे ऑर्डर शीट बोल के बारे में बात किया। ऑर्डर शीट, जिसको हम अगर देखा जाए तो उर्दू में हम फर्द खा भी कहते हैं। ऑर्डर शीट वह होती है जिसपे जो तारीख पेशी कोर्ट की होती है कि क्या क्या प्रोसीडिंग चल रही है, प्रक्रिया क्या चल रही है, क्या कार्रवाई चल रही है। मजिस्ट्रेट जो पीओ होता है उसको मेंटेन करता है, उसको हम ऑर्डर शीट कहते हैं। चलिए फिर आइए हम चार्जशीट, जो चार्ज फ्रेम होता है उसकी प्रक्रिया जाने। चार्जशीट के पेपर की कार्रवाई पूरी होने के बाद, अर्थात आरोपी के अधिवक्ता को दस्तावेज, जो चार्जशीट दस्तावेज मीन्स जो चार्जशीट सबमिट होती है, को प्राप्त कर लेने के बाद चार्ज पर बहस होती है। जो चार्ज होता है, जो चार्ज बनना चाहिए नहीं बनना है, उस पर बहस। इसके लिए एक पेशी नियत की जाती है। चार्ज का मतलब होता है कि आरोपी पर धाराएं लगाना, कि किस धारा में उस पर केस बनता है और किन धाराओं में उस पर केस चलना चाहिए। इसे चार्ज फ्रेम कहा जाता है। जो कि जो चार्जशीट में सेक्शंस लगे हैं, क्या वो एक्यूज पे इम्पोज करने लायक हैं या नहीं है, उसके बारे में फाइनल आर्गूमेंट होता है।
और कोर्ट को लगता है कि हाँ, अगर उस चार्जशीट को पढ़ने के बाद कोर्ट को लगे कि हाँ, आरोपी पर चार्ज फ्रेम करना बनता है, लेकिन पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वो धाराएं सही नहीं है। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे जब एफआईआर होती है तो क्या होता है, कुछ सेक्शन पुलिस सेक्शन को निकाल देती है और छोटे छोटे सेक्शन इम्पोज कर देती है। तो अगर कोर्ट को लग रहा है कि हाँ, पुलिस ने जो धाराएं लगाई वो सही नहीं है, तो कोर्ट बीएनएसएस की धारा 239 और 244 के तहत उन धाराओं को बदलकर नई धाराओं में चार्ज लगा सकती है। कि कोर्ट के पास पावर है कि बीएनएसएस की धारा 239 और 244 के तहत उन धाराओं को बदलकर और जो नया सेक्शन बन रहा है आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग वो इम्पोज कर दिया जाता है। चार्ज फ्रेम किए जाने के बाद कोर्ट आरोपी से पूछती है कि क्या उसने अपना गुनाह कबूल है। मतलब कोर्ट उससे पूछती है क्या आप कि जो ये जो चार्ज लगा है, जो आपके ऊपर सेक्शन लगा है, तो क्या ये आपने गुनाह जो सेक्शन लगा इस तरीके से कोई अपराध आपने किया है, या आपको अपना गुनाह कबूल है या नहीं कबूल है। अगर वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो उसी वक्त या अगली पेशी पर सजा सुना दी जाती है और क्रिमिनल केस ट्रायल यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर वो एडमिट कर लेता है कि हमने इस तरीके से कमिट कर वो मतलब कि हमने किया है, ये अपराध हमने घटित किया है, तो क्रिमिनल केस ट्रायल वहीं समाप्त हो जाता है, उसको सजा होती है। लेकिन आमतौर पर आरोपी द्वारा गुनाह कबूल नहीं किया जाता है और कोर्ट में आरोपी कहता है कि वह क्रिमिनल केस ट्रायल फेस करना चाहता है। तो फिर उसी स्थिति में केस की सुनवाई शुरू हो जाती है, जिसको हम ट्रायल प्रोग्राम कहते हैं। जिसको आप ट्रायल कर सकते हैं कि हाँ, ट्रायल कोर्ट में ट्रायल कैसे चलता है। आप किसी भी क्रिमिनल ट्रायल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, किसी भी क्रिमिनल ट्रायल हो या सिविल केसेस हो, हर केसेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसके विटनेसेस। वो विटनेस किस तरीके से हैं और इनके कई सारे प्रकार होते हैं कि हाँ, कि किस तरीके से आई विटनेस है या प्रत्यक्षदर्शी विटनेस है या नहीं है। सबके अलग अलग विटनेस होते हैं। तो हर चार्जशीट में पुलिस मेंशन करती है कि हाँ, कौन कौन से गवाह थे कि हाँ, वहां पे मौके पे उसने घटना देखी। तो क्रिमिनल केस ट्रायल शुरू होने के बाद इस स्टेज पर पुलिस चार्जशीट में दी गई गवाहों की लिस्ट दी जाती है कि हाँ, कि कौन कौन से गवाह मतलब आपके इसमें है, किसने क्या घटना देखा था या नहीं देखा था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा, जो हमारा एविडेंस एक्ट था, उसको अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहते हैं। 1 जुलाई 2024 से इंडियन एविडेंस एक्ट को बीएसए में बदल दिया गया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 142, जिसको हम मुख्य परीक्षण चीफ कहते हैं, एवं प्रति परीक्षण जिरा, जिसको हम क्रॉस कहते हैं, के तहत गवाहों की गवाही होती है। अभियोजन पक्ष जो पीड़ित होता है उसकी ओर से गवाह जो होते हैं उन्हें पीडब्ल्यू प्रोसिक्यूशन विटनेस कहते हैं। जो अभियोजन जो पीड़ित होता है उसके तरफ से जितने भी विटनेसेस रहेंगे, जैसे जिसने घटना देखा है या जो भी है, उसके तरफ से उसको पीडब्ल्यू कहा जाएगा, प्रोसिक्यूशन विटनेस। और आरोपी पक्ष की ओर से जो गवाह रहेंगे उन्हें डीडब्ल्यू डिफेंडेंस विटनेस कहते हैं। तो डिफेंस विटनेस जो होते हैं कि हाँ, जो एक्यूज्ड है उनके साइड से जितने भी गवाह रहेंगे पेश किया जाता है उनको। या गवाह क्रम बार होते हैं, जैसे कि पीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यू 2, पीडब्ल्यू 3, मतलब सीरियल वाइज उसको बताया जाता है कि हाँ, एक विटनेस पहला विटनेस है तो उसको पीडब्ल्यू 1 कहा जाता है, सेकंड विटनेस है पीडब्ल्यू 2, पीडब्ल्यू 3, ऐसे ऐसे जितने भी विटनेस होते हैं उतने पीडब्ल्यू 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके जितने भी प्रोसिक्यूशन के विटनेस होते हैं वो उनको कहा जाता है। तथा जो डिफेंस के विटनेस होते हैं, जो एक्यूज के जो भी हो, उनके जो विटनेस उनको डीडब्ल्यू 1, डीडब्ल्यू 2, डीडब्ल्यू 3 और डीडब्ल्यू 4 ऐसे करके जितने भी विटनेस होते हैं उनकी लिस्ट रहती है कि हाँ, ये विटनेस है, इनके इनके गवाही करवानी है। और यदि इन गवाहों के द्वारा कोई सबूत कोर्ट में पेश किया जाता है तो उन्हें XP1 कहते हैं, XP2, XP3। तथा अगर डिफेंडेंट के साइड से कोई डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है तो उसको XD1, XD2, XD3। अब इसके आपको हम एक्स EX के बारे में बता देते हैं। इसको हम एग्जिबिट कहते हैं, जो प्रदर्शित करता है कि हाँ, ये आपने ये डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है, और उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिख दिया जाता है कि हाँ हाँ, ये X1 है, X2 है, ये सारी चीजें। सबसे पहले
विक्टिम जो पीड़ित होता है शिकायतकर्ता की गवाही होती है। जो शिकायत जो कंप्लेनेंट होता है जिसने एप्लीकेशन जिसने एफआईआर दर्ज करवाया है उसकी गवाही होती है। इसके बाद कोई पब्लिक विटनेस है जैसे घटना स्थल जिसने घटना के वक्त कोई चश्मदीद हुआ जिसने घटना को अपनी आंखों से देखा उसको चश्मदीद आई विटनेस कहते हैं, तो उसकी गवाही होती है। इसके बाद पुलिस, जो पुलिस मौके पे गई थी या जो विवेचना कर रही थी, और डॉक्टर या फॉरेंसिक, अगर कोई हीनियस क्राइम है तो उसमें फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है उसको, और नहीं है तो मेनली सारे जितने भी एफआईआर होते हैं उसमें पीड़ित और एक्यूज दोनों की मेडिकल जांच होती है, तो उसमें जो डॉक्टर होता है जिसने उसको ट्रीट किया है उसकी गवाही होती है, और फॉरेंसिक है तो फॉरेंसिक लैब में होती है। जो भी केस के अनुसार सबसे लास्ट में आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की गवाही होती है जिसने विवेचना की है पूरे केस के बारे में कि कैसे क्या क्या केस था कैसे था, उसको आईओ बोलते हैं। उसकी लास्ट में गवाही होती है। सबसे पहले पीड़ित पक्ष जिसको अभियोजन के अधिवक्ता सरकारी वकील जो रहते हैं, जो गवर्नमेंट के साइड से अथोराइज रहते हैं, वो पीड़ित के अधिवक्ता होते हैं। अभियोजन पक्ष के गवाहों का मुख्य परीक्षण एग्जामिनेशन इन चीफ करते हैं। इसके बाद आरोपी के अधिवक्ता उसे बचाने के लिए अभियोजन पक्ष के गवाहों का मुख्य परीक्षण हो जाने के बाद जिरा करते हैं जिसको हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। इसे प्रति परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन आप कह सकते हैं। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 की धारा 151, 152 और 154 के तहत आरोपी के अधिवक्ता जो एक्यूज के अधिवक्ता है अभियोजन पक्ष के गवाहों से बिना आधार के कोई प्रश्न नहीं करेंगे। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हाँ, अगर जिसका जो रिलेवेंट फैक्ट होगा उसी वही क्वेश्चन करेंगे, विदाउट रिलेवेंट फैक्ट के कोई भी क्वेश्चन उनको पूछना नहीं है। या फिर ऐसे प्रश्न करेंगे जिसकी ऐसे प्रश्न नहीं करेंगे जिसमें गवाहों के कोई कैरेक्टर असेसिनेशन होता है, चरित्र पर आँच आए, ऐसी कोई भी सवाल या ऐसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं करना है कि जिससे कोई प्रॉब्लम या कैरेक्टर असैसिनेशन हो या अपमानित उसको फील हो कि हाँ इस तरीके से। यदि आरोपी के अधिवक्ता ऐसे कोई प्रश्न कोर्ट की अनुमति के बगैर पूछते हैं तो न्यायालय की अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगा। क्योंकि अगर उसको बीएसए में कहा गया है कि आप ऐसे क्वेश्चन नहीं आपको पूछने हैं और उसके बावजूद भी अगर कोई अधिवक्ता पूछता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगा। और ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश आरोपी के अधिवक्ता की रिपोर्ट हाई कोर्ट या बार काउंसिल से कर सकता है। बार काउंसिल या हाई कोर्ट में आप कर सकते हैं। यदि अधिवक्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी है तो हाई कोर्ट या बार काउंसिल करेगा। इसलिए प्रति परीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन में इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अधिवक्ता साथी को इन चीजों का क्रॉस एग्जामिनेशन में काफी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। क्रॉस एग्जामिनेशन जो आरोपी के अधिवक्ता द्वारा किया जाता है क्रिमिनल केस सबसे अहम भाग होता है। ये क्रिमिनल केस का सबसे अहम भाग होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। जो आपके अधिवक्ता होते हैं इनकी काबिलियत क्या है, कैसे केस को आरोपी से बचाना है और किस केस पे मोड़ना है आरोपी को। जो आरोपी है उसको किस तरीके से डिफेंस करना है कि हाँ वो बच जाए। तो ये काबिलियत जो अधिवक्ता होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है कि वो कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। इसके बाद अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता भी आरोपी पक्ष के गवाहों से इसी प्रकार गवाही करवाते हैं। यदि कोई नया तथ्य या बात बाद में कोर्ट के सामने आती है, ट्रायल के दौरान यदि कोई नई चीजें कोर्ट के सामने आ रही है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 143 सब क्लॉज 3 के तहत फिर से गवाही कराई जा सकती है। मतलब पुनः, जिसको हम कहते हैं पुनः परीक्षण। तो उनको अगर री एग्जामिनेशन के लिए अगर कोई नई बातें हैं तो उसको प्रोसीडिंग में लाने के लिए री एग्जामिनेशन कराया जाता है। अगर कोई अभियोजन पक्ष या गवाह या सरकारी गवाह अपने बयान से मुकर जाता है तो उसको हम हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। अगर कोई गवाह है, कोई किसी पक्ष का है और अगर वो मुकर गया कि हमने ये घटना नहीं देखी है तो वो कहते हैं कि हम विटनेस हॉस्टाइल होगा तो हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो सरकारी वकील भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत खुद उस गवाह से जीरा या क्रॉस या साबित करने के लिए कि वह गवाह जानबूझकर झूठ बोल रहा है या आरोपी को फायदा पहुंचाना चाहता है या आरोपी से मिल गया है। कभी कभी होता है कि हाँ विटनेस आरोपी से मिल जाते हैं और हॉस्टाइल हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने ये घटना नहीं देखी है।
तो इसलिए अगर अभियोजन के अधिवक्ता को लगता है जो सरकारी वकील साहब होते हैं, तो वो क्या है, दोबारा उनसे क्रॉस कर सकते हैं। यदि कोई गवाह किसी प्रश्न का उत्तर देने से बच रहा है या मना कर रहा है, तो कोर्ट चाहे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएससी की धारा 137 व 150 के तहत किसी गवाह को प्रश्न का उत्तर देने के लिए मजबूर भी कर सकती है। मतलब ये मजबूर कर सकती है कि हाँ, आपको इस सवाल का जवाब देना ही है। अगर कोई पीड़ित पीड़िता लड़की, महिला या कोई रेप विक्टिम है और उसकी किसी मजिस्ट्रेट के सामने बीएनएसएस की धारा 183, जो सीआरपीसी में 164 कहा जाता था, उसका बयान अगर दर्ज हुआ है और केस सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है, सेशन ट्रायल सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है, सेशन ट्रायल है, तो उस मजिस्ट्रेट को भी जिसके समक्ष पीड़िता के बीएनएसएस की धारा 183 के बयान हुए हैं, उस मजिस्ट्रेट को गवाही के लिए सेशन कोर्ट द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 127 के तहत बुलाया जा सकता है। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर जिस मजिस्ट्रेट ने, अगर रेप जैसे हीनियस क्राइम्स है और उसके सामने जो बीएनएसएस की धारा 183 का बयान होता है, जिसको हम सीआरपीसी में 164 का बयान कहते थे, अगर उसके समक्ष हुआ है तो उसको भी अगर गवाही की नीड पड़ रही है तो उसको भी एज अ विटनेस कोर्ट में बुलाया जा सकता है। अभियोजन पक्ष की गवाही होने के बाद आरोपी पक्ष अपने बचाव के लिए अपनी गवाही करवा सकता है, या फिर किसी और व्यक्ति की गवाही भी। इसमें वो कोई सबूत जो उसके पक्ष में हो तो उसको पेश कर सकता है। अगर उसको लगता है कि कोई सबूत, कोई एविडेंस है, नया एविडेंस है, तो वो अपने तरफ से पेश कर सकता है। या फिर किसी व्यक्ति या संस्था, सरकारी या गैर सरकारी संस्था को कोर्ट में बुलाकर पेश करवा सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। ये डिपेंड करता है कि हाँ, अगर नए एविडेंसेस मिल रहे हैं तो आप वो ट्रायल के बीच में आप पेश कर सकते हैं और एप्लीकेशन के थ्रू अलाउ करवा सकते हैं कि हाँ, ये चीजें हमको, नई चीजें पेश करनी। आगे बीएनएसएस की धारा 530 के तहत गवाही, सम्मन या वारंट भेजना आदि चीज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी किया जा सकता है। ये चीजें हमारे जो सीआरपीसी था उसमें नहीं मेंशन थी और क्लियरली नहीं था इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में, बट इस बीएनएसएस में एक क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि अगर व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी मेल के माध्यम से अगर कोई चीजें आपको सम्मन या गवाही के लिए या वारंट आपको भेजा जा रहा है और आपको बाई इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू जो भी माध्यम चल रहा है, तो वो सम्मन सर्व माना जाएगा कि हाँ, तामीला पर्याप्त है। आगे दोनों पक्ष, जैसे जिसमें पीड़ित हो, आरोपी हो, की गवाही के बाद बीएनएसएस की धारा 352 के तहत केस अंतिम बहस फाइनल आर्गुमेंट में, सारी प्रोसीडिंग पूर्ण हो जाने के बाद और गवाह वगैरह सारी चीजें हो जाने के बाद, जिसमें दोनों पक्ष के अधिवक्ता अपने पक्ष समर्थन की बातें कोर्ट के सामने रखते हैं, फाइनल आर्गुमेंट करते हैं और अपनी अपनी बातें रखते हैं। अगर बहस में समय लगता है तो फिर उसे अगली पेशी पर पूरा किया जाता है। ये बहस लिखित रूप से दी जाती है, जिसे अंतिम लिखित बहस भी कहा जा सकता है कि हाँ, फाइनल आर्गुमेंट की सारी चीजें, प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई है और फाइनल आर्गू करना है तो वो होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि जजमेंट के बारे में, कोर्ट जजमेंट कैसे करती है और सारी प्रोसीडिंग पूर्ण होने के बाद जजमेंट का क्या प्रोसीजर है। केस में बहस पूरी हो जाने के बाद बीएनएसएस की धारा 352 और 392 और 393 के तहत कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया जाता है और अगर आरोपी को बरी, दोष मुक्त, एक्विटल कर दिया दिया है तो ठीक है, नहीं तो उसे सजा सुनाई जाती है। अगर उसको लगता, अगर कोर्ट को लगा कि हाँ, ये एक्विटल करने लायक है, दोष मुक्त करने, तो उसको बरी कर देता है और नहीं तो फिर उससे सजा सुनाई जाती है। दोषी को सजा सुनाने के लिए तारीख नियत की जाती है। अब वो फांसी, आजीवन या श्रम कारावास, या फाइनल जुर्माना भरने के लिए, या सोशल सर्विस, सामुदायिक सेवा, या फिर सिर्फ कोर्ट में सारा दिन खड़े रहने या अन्य किसी प्रकार के काम करने को भी हो सकता है। सजा कई प्रकार की होती है, जो सारी चीजें आपको बताई, अभी मैंने बताया, ये सारे सजा है, कुछ भी दे सकता है। वो डिपेंड करता है किस तरीके से, किस सेक्शन का केस था और किस तरीके से ट्रायल रहा है। आगे कोर्ट किसी भी केस में आरोपी को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा देनी होती है। अगर हीनियस क्राइम है और आरोपी दोषी पाया गया तो उसको मृत्युदंड देनी होती है।
तो ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट सजा सुनाने से पहले फांसी की सजा के कंफर्मेशन के लिए फैसले की कॉपी बीएनएसएस की धारा 407 के तहत हाई कोर्ट भेजती है। अगर मृत्युदंड जैसे हीनियस क्राइम्स की सजा सुनानी है तो वो कंफर्मेशन के लिए और जो ऑर्डर रहता है उसकी फैसले की कॉपी एक बार तो रीचेक करने के लिए और कि हाँ दी जाना है या नहीं सजा दिया जाना है, हाई कोर्ट भेजती है। हाई कोर्ट बेसिस की धारा 409 के तहत या तो उस मृत्यु दंड की पुष्टि कर देती है कि हाँ ठीक है आप मृत्यु दंड दीजिए, या फिर मृत्यु दंड को दूसरी सजा में बदल सकती है। ये हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है जिसको वो बदल सकती है या नहीं कह सकती है कि हाँ आजीवन कारावास। और हाईकोर्ट बिना विलंब के मृत्युदंड की पुष्टि या अन्य सजा के आदेश की कॉपी को बीएनएसएस की धारा 412 के तहत सेशन कोर्ट को वापस भेज देती है। कंफर्मेशन होने के बाद वो पुनः भेज देती है कॉपी। जब ट्रायल सेशन कोर्ट को फांसी के मामले में हाई कोर्ट से कंफर्मेशन मिल जाती है तो वह आरोपी को फांसी की सजा सुना देती है। इसके बाद दोषी व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर एक बार आपको सेशन कोर्ट से आपको सजा हो गई तो आपकी अपील जो होती है उस ऑर्डर के खिलाफ आपको हाई कोर्ट में आपको अपील दाखिल करनी होती है कि उसे फांसी नहीं दी जाए। इससे वह केस में अपने मजबूत पहलू, अपने सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक मजबूरियों का हवाला देता है और सेशन कोर्ट द्वारा निर्णय में दी गई गलतियों को हाई कोर्ट के सामने अधिवक्ता के माध्यम से रखता है। लेकिन अगर फिर भी हाई कोर्ट को लगता है कि मृत्यु दंड जो दी गई थी उस अपील में कंफर्म कर दें तो इस निर्णय की अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अगर हाई कोर्ट ने उस अपील को जो उसने किया है उस अपील को रिजेक्ट करके और मृत्युदंड जो सेशन कोर्ट द्वारा दिया गया था उसको कंफर्म कर देती है तो फिर उसको जो ऑर्डर हुआ है अपील कंफर्म हुई है उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होता है। अपील पेंडिंग रहने के दौरान बीएनएसएस की धारा 430 के तहत आरोपी अपीलीय कोर्ट में जमानत पर रिहा किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है। अगर जब तक न्यायालय में अपील पेंडिंग चल रही है तब तक वो 430 के तहत अपीलीय कोर्ट में जमानत पर एप्लीकेशन दे सकता है। अब यह अपीलीय न्यायालय के ऊपर है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो भी अपीलीय कोर्ट है क्योंकि आरोपी की जमानत पर रिहा करना है नहीं करना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि फांसी की सजा है तो बीएनएसएस की धारा 455 के तहत अपील का निर्णय आने तक उसकी फांसी रोक दी जाएगी। यदि फांसी की सजा है तो उसको तब तक के लिए रोक दी जाएगी जब तक अपील का निर्णय नहीं आया है। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी अपील खारिज हो जाए अर्थात सुप्रीम कोर्ट मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखे तो ट्रायल कोर्ट जो सेशन कोर्ट हमारा होता है उसे मृत्युदंड की सजा को कंफर्म कर देती है और वही जो सजा उसको मिली रहती है वही सजा आगे कंटिन्यू हो जाती है। अगर आरोपी की सजा उम्र कैद या इससे कम की होती है तो फिर ट्रायल कोर्ट को हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। या उम्र कैद या इससे कम होती है तो जो ट्रायल कोर्ट होता है उसमें हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज हमने बात किया इसका जो क्रिमिनल ट्रायल था, नए सेक्शन जो हमारा नया लॉज आया था बीएनएसएस उसके तहत कि हाँ ट्रायल की प्रोसीडिंग कैसे होती है, कोर्ट कैसे प्रोसीड करता है और कैसे कोर्ट कार्य करता है, कि क्या क्या उसके पहलू हैं उस पर हमने चर्चा किया। और हम आगे तीसरा भाग हम नेक्स्ट डे लेके आएंगे और आप इसको अच्छे से पढ़िए और सारे पॉइंट्स को आप देखते हुए और इसको नोट डाउन करते ये आपको प्रोसीडिंग के ट्रायल प्रोसीडिंग के दौरान आपको काफी हेल्प करेगी। बस इतना ही, थैंक यू।